जल्दी जल्दी बोलो, किसी कोई डाउट है तो बताते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कल वाला क्वेश्चन जो तुमने भेजा था वो समझ में आ गया? हम्म? क्या हुआ, आवाज चला गया क्या? नहीं सर, आ रहा है। हाँ तो नहीं कल सर वो इस, समझ में आया वो क्या करना है उसमें? नहीं सर। चलो देखो, उसमें क्या है ना, तुमको दो फिजिकल क्वांटिटी दिया, जैसे एक पी दिया हुआ है और एक क्यू दिया हुआ है, सॉरी एक पी और क्यू दिया हुआ है। कह रहा है दोनों का डायमेंशन अलग है, पी का डायमेंशन अलग है और क्यू का डायमेंशन अलग है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज कि अगर इन दोनों से नया डायमेंशन बनाना है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बनाना है क्या हो जाए, नया डायमेंशन मिले, तो क्या करोगे, समीशन सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन, ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करोगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करेंगे तभी जा करके नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, समीशन और सब्सट्रैक्शन से नहीं मिलेगा, क्योंकि समीशन किसका किसका होता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो जो पहला ऑप्शन था उसमें था समथिंग पी प्लस कुछ था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर p प्लस समथिंग कर रहे हो, इसका मतलब p का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ऐड कर रहे हो तो इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी मिलेगा उसका उसका भी डायमेंशन डायमेंशन पी के इक्वल होगा। के डायमेंशन में, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है डिफरेंट डायमेंशन बनाना है, आ रही बात समझ? तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन था समथिंग ई टू द पावर पी बाई क्यू, इस तरीके कुछ है। ई टू द पावर अब माइनस देखो पी बाई ये क्यू। माइनस पी बाई हाँ ये जो हाँ। टर्म है ना, ये जो तुम्हारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इनवैलिड, मतलब ये डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पी बाई क्यू यहाँ पे ई का पावर कभी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ई का पावर वही टर्म होता है जो जो डायमेंशन ले, डायमेंशन लेस। ठीक है ना। अब p और q का डायमेंशन अलग अलग है, तो कभी भी p बाई क्यू करोगे तो वो डायमेंशन लेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन आएगा। यानी ये जो ऑप्शन 3 था ये तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं जो दूसरा और चौथा ऑप्शन था, दूसरा और चौथा ऑप्शन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास समथिंग था p, वो मैं भूल रहा हूँ, पी क्यू स्क्वायर है शायद, और एक ऑप्शन है p बाई ये है, हाँ। ठीक है। हम्म। अब ये दोनों जो है, अगर डायमेंशन अलग है, क्यू का डायमेंशन अलग है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका क्या होगा, एक अलग न्यू डायमेंशन होगा। डायमेंशन। सिमिलरली पी एक डायमेंशन है, क्यू एक डायमेंशन है, अगर पी बाई क्यू क्यू करोगे तो यहाँ से एक नया डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है गिवन क्वेश्चन के लिए। किसी ने बताया भी था कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है, आ रही बात समझ में? हम्म। हाँ, नहीं वो सवाल कहाँ से लाया था, मल्टीपल चॉइस से लाए थे। हाँ सर। प्रॉब्लम वो कहाँ मिला था तुमको? सर छाया की बंगाली बुक में मिला था, मैंने तो इंग्लिश बंगाली करके बुक में, भेजा। हाँ कोई ना ठीक है, चलो। सर वो डायमेंशन से और किसी को, हाँ बोलो। सर एक और प्रॉब्लम है, तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दूँ वो। करो करो, स्क्रीन शेयर करो, बाकी लोग भी ट्राई करेंगे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। डायमेंशन में और किसी को कुछ प्रॉब्लम है, सवाल कर रहे हो, चैप्टर खत्म हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया, उसके प्रॉब्लम करना शुरू कर दो। एक चैप्टर से मिनिमम 200 प्रॉब्लम तुमको प्रैक्टिस करना है। मिनिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 200 एक चैप्टर से, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर खत्म हुआ तुम्हारा यूनिट एंड, उसके कम से कम 200 क्वेश्चन तुम करोगे, और उसमें जो भी डाउट होगा वो मेरे से आकर के पूछोगे। समझ में आ रहा है सबको? और जो बोर्ड का तैयारी कर रहा है, जो बोर्ड के लिए पढ़ रहा है, वो अपना रेफरेंस बुक फॉलो करेगा, उसमें जो भी क्वेश्चन है उसको करेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे टाइप के, उसमें जो डाउट होगा वो मेरे से पूछ लेना। करो जल्दी, स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, हो सर, और एक मिनट। If error in measurement of an measure error to measure the moment of an object is 50%, then error to measure the kinetic energy। चलो बाकी लोग इसको ट्राई करेंगे, सब कोई ट्राई करेगा, पढ़ो।
इसको सब कोई ट्राई करेगा। सर 100% होगा? 100%? चलो एक का आंसर आया 100%। होगा या नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, आप अपना आंसर बता दे जाओ। एक स्टूडेंट ने बताया 100%, जो कि ऑप्शन बी है। बाकी लोग सर 100%। सर कितना? 100 सर 100%। सर 125%। अच्छा, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ने बताया 100% और एक स्टूडेंट ने बताया 125%। और सर कोई? 125%, 125। चलो 125 एक और स्टूडेंट का हो गया, तो अभी भी 2:2 है। मतलब दो स्टूडेंट 100%, दो स्टूडेंट 25%। और कोई? हो गया? बाकी लोग नहीं कर पाएंगे? सबको करना है, ऐसा नहीं है कि दो चार स्टूडेंट करके बैठ जा रहे हैं, बाकी लोग ऐसे चुपचाप रह रहे हैं। सबको ट्राई करना है। सोचो ये कैसे सॉल्व करेंगे। हो गया? चलो अब मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सा सही होगा। ये शेयर हटा लो तुम। सबने क्वेश्चन देख लिया ना? चलो देखो समझते हैं। इसमें क्या करें कि तुम्हारा जो मोमेंटम है, मोमेंटम का जो एरर दिया हुआ है, डेल्टा पी परसेंटेज, दैट इज हाउ मच? 50%। यही है। तुमको पता क्या करना है? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज पता करना है। ठीक है ना? अब समझो, देखो जो पहले हमने पढ़ा था ना, पहले जो चीज हमने पढ़ा था उसमें ध्यान देना कि जब हम एक्सपेंशन कर रहे थे तो वहां पे एक टर्म नेग्लेक्ट करे थे। अगर याद होगा तो हमने एक ऐसा टर्म नेग्लेक्ट करा था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई को क्या करा था? जीरो करा था। नेग्लेक्ट कर याद है? दिया था। जब डेरिवेशन कर रहे थे। वो क्यों नेग्लेक्ट कर रहे थे? क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत ही बहुत छोटा छोटा था। है। जैसे 5%, हाँ 2%। तो ऐसा करोगे, अगर 5% एरर है, 2% एरर है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही कम वैल्यू आएगा। मतलब 5/100, 2/100। ठीक है? अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। सारी बात समझ में है? अब देखो यहाँ पे इस सवाल में दिक्कत क्या है ना, एरर कितना है? 50% है। एरर 5%, 2%, 3% नहीं है। एरर कितना है? 50% है। तो अगर 50% एरर होगा तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जैसे फॉर्मूला क्या था, अगर पावर ऐसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो डेल्टा y बाई वाई हम क्या लिख देते थे? डेल्टा y बाई वाई हो जाता था 2 डेल्टा x बाई एक्स। ऐसे सॉल्व करते थे। लेकिन इसमें क्या था? इसमें था कि हम एक टर्म को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? नेग्लेक्ट करने के बाद ये ऐसा दिखता था। अब नेग्लेक्ट करने के साथ में मैंने एक टर्म चीज बताया था कि नेग्लेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वैल्यू बहुत छोटा होता है। लेकिन इस सवाल में क्या है ना, एरर जो है वो बहुत ज्यादा है। एरर कितना है? 50% है। तो उस टर्म को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उस टर्म को क्या कर सकते हो? तुमको इंक्लूड करना पड़ेगा। उस टर्म को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसमें एरर 10% से ज्यादा हो, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, जिसमें एरर 10% से ज्यादा दे दिया, तब ये जो फॉर्मूला हमने लिखाया हुआ है ये गलत हो जाएगा। इसको यूज करोगे तो सवाल आंसर जो आएगा वो उसमें थोड़ा सा गलती होगा। ठीक है? म्यूट कर लो जिसके तरफ से हल्ला हो रहा है। अब एरर समझो। अब एरर, अगर एरर 10% से ज्यादा है, एरर 10% से क्या है? ज्यादा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा जो हमने पहले जो टेक्निक पढ़ा है ना उसको अप्लाई नहीं करेंगे, एक दूसरा टेक्निक यूज करेंगे। तो दूसरा टेक्निक करने के लिए क्या है? हमें सबसे पहले रिलेशन चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या है। बिना रिलेशन का हम एरर नहीं निकाल सकते। दोनों में रिलेशन रहेगा तभी हम क्या कर सकते हैं? एरर निकाल सकते। समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv mv स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है? इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसको अगर लिख दूं m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, तो कोई दिक्कत है? नहीं। इसी चीज को मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा, नीचे m बचेगा। अब ध्यान दोगे तो फर्दर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ एम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। और एम भी क्या होता है? एम भी होता है पी। मोमेंटम। ये हो जाएगा पी स्क्वायर एम। यानी ये जो रिलेशन है, ये तुमको क्या बताएगा? ये बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पे कैसे डिपेंड करता है, इस रिलेशन से हमें पता चला। ठीक है?
लेकिन अब इस रिलेशन से जिसने भी 100% लाया उसने क्या करा है, उसने करा सही है, जब जो अभी तक मैंने बता के रखा है उसने क्या करा होगा, डेल्टा के इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा पी परसेंटेज, यही कर रहे हो। और इससे सॉल्व करोगे आंसर आएगा 100%, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पी परसेंट हम ये कब यूज कर रहे हैं, हम जब नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक टर्म तब इसमें 2 से सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो आता। और नेग्लेक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि एरर बहुत ही छोटा था, 5% 2% एरर था, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन एरर अगर बहुत ज्यादा हो तब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करने का दो मेथड है, या तो इसका प्रॉपर आप वैल्यू पुट करो P1 P2 वहां से सॉल्व करो, और नहीं तो एक गिवन फॉर्मूला है उसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो टर्म हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो इंक्लूड हो जाता है। तो पहले जो बेसिक मेथड है उससे समझाता हूँ, अगर कुछ फॉर्मूला याद नहीं है तो बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक मेथड से सॉल्व कैसे करते हैं, मान लो इनिशियल जो मोमेंटम है Pi, पहले जो मोमेंटम है वो P है, पहला जो मोमेंटम है उसको हमने क्या मान लिया कि जब एक्सपेरिमेंट था तो उसका मोमेंटम P होना चाहिए था, जिसको मैं इनिशियल मोमेंटम मान रहा हूँ। लेकिन जब हम रीडिंग लिए तो फाइनल मोमेंटम जो आया उसमें क्या आ गया, वो 50% एरर के साथ आया। 50% एरर के साथ कहने का मतलब है ना कि रीडिंग कितना आया होगा, रीडिंग आएगा 1.5 P। 50% एरर का क्या मतलब है, रीडिंग कितना आया होगा, 1.5 P आया होगा। ये समझ में आ रहा है ये कैसे लिख रहा है। सर 1.5 पीओ तो हो सकता है। चलो समझते हैं कि इसको 1.5 P क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि समझना एरर दिया है 50%। एरर होता क्या है, एरर होता है रीडिंग माइनस ट्रू डिवाइडेड बाई ट्रू, यही होता है परसेंटेज एरर, ठीक है। अब मैंने देखो मैंने 1.5 क्यों लिया है, 1.5 P माइनस P डिवाइडेड बाई P करोगे तो देखना ये कितना आएगा, ये आएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 0.5, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 50% में। यही तो तुमको सर दिया बट हुआ है, तो वो तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल उसमें तो मॉड लगता है ना। तो मॉड लगा तो दिया है, क्या दिक्कत है। हाँ आप 0.5 से करे हो तो यही आंसर आएगा। तो 0.5 से करेंगे तो क्यों आंसर आएगा। अच्छा 0.5 मतलब इन ये इसको 0.5 माने तो हाँ, वो चेंज अगर दिया है ना, चेंज अगर दिया हुआ है तो आप 0.5 भी ले सकते हो। और अगर इंक्रीज डिक्रीज दिया है ना, तो आप अगर इंक्रीज दिया है तो 1.5 की, डिक्रीज दिया हुआ है तो 0.5 की, ऐसे ले सकते हो। जैसे अगर चेंज दिया है तो चेंज के केस में आप फ्री हो। चेंज जैसे अगर दे दिया कि काइनेटिक जो भी तुम्हारा पोटेंशियल है, सॉरी मोमेंटम है, उसमें चेंज है 50% से, तो चेंज अगर दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया हुआ है, तो आप फ्लेक्सिबल हो, या तो आप ये यूज कर लो या फिर 0.5 की यूज कर लो, दोनों से करेक्ट आएगा, क्योंकि मॉड लगाओगे आ जाएगा। लेकिन अगर इसी सवाल में इंक्रीज दिया रहता, इंक्रीज के लिए ये यूज करेंगे, अगर डिक्रीज दिया रहता तो डिक्रीज के लिए ये होगा। और ये 50% से इंक्रीज हो गया या 50% से डिक्रीज हो गया, उस पे वैल्यू थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ये 1.5 की और ये 5 की, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो मॉड लगाओगे वो चीज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम 0.5 पी लो या 1.5 लो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि एरर है। तो एरर में इंक्रीज डिक्रीज ध्यान दोगे, उसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। डायरेक्टली चेंज दिया है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब तुम कैलकुलेट करोगे, हमने इनिशियल इतना रख दिया, फाइनल इतना रखो या इतना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे इनिशियल, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितना होगा, 1/2 P² m, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालोगे तो इट विल बी 1/2 1.5 P स्क्वायर, सॉरी होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, ये होगा, ठीक है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल देखोगे तो इनिशियल का मोमेंटम कितना था वो पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखोगे तो फाइनल कितना मोमेंटम था वो पुट करेंगे, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम एज, देखना दिस विल कम एज 1.5 स्क्वायर इनटू, इसको लिख सकते हो k इनिशियल, क्योंकि ये टर्म बाहर निकालोगे, ये टर्म अगर बाहर निकालोगे स्क्वायर तो बचेगा क्या, ये वाला टर्म बचेगा इधर, तो उसकी जगह पे के आई लिख सकते हैं। यानी तुमको के एफ पता चल गया इन टर्म्स ऑफ के आई। अब परसेंटेज एरर निकालोगे डेल्टा के, तो इट विल बी के एफ माइनस के आई डिवाइडेड बाई के आई। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 1.5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। आ रही बात समझ में। हाँ सर। बोलो।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा? 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। हाँ, अगर 1.5 का स्क्वायर नहीं पता है तो किसका स्क्वायर करेंगे? 15 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए, कितना होता है? 225। ठीक, पॉइंट दिया हुआ है तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 2.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1, मतलब 1.25। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही क्या दे देगा? परसेंटेज दे देगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या देगा? परसेंटेज देगा। क्लियर है? हाँ सर। आ रही बात समझ में? तो ये तुम्हारा एकदम मतलब बच्चों वाला मेथड हो गया। ये स्टार्टिंग से अपना कुछ पी मान लो, फिर कुछ फाइनल मोमेंटम मान लो, फिर वहां से कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए एक टेक्निक भी होता है, उस टेक्निक को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। जैसे इसी सवाल में डेल्टा के ई परसेंटेज अगर निकालना है, ध्यान से देखना, डेल्टा के ई परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हो 2p, जो हम पहले यूज करते थे, 2 डेल्टा p परसेंट प्लस, ध्यान से देखना, डेल्टा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये भी तुमको क्या दे देगा? ये भी तुमको परसेंटेज देगा। आ रही बात समझ में? ये कब यूज करेंगे? ये तभी यूज करेंगे जब एरर 10% से ज्यादा हो। ठीक है ना? जैसे एरर का प्रॉब्लम हो, एरर अगर 10% से ज्यादा होगा, और रिलेशन कैसा है? रिलेशन कुछ इस तरीके का है कि जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें एरर पुट करो। सर इनवर्सली कितना था? प्रोपोर्शनल होगा तो भी यही फार्मूला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उल्टा करेंगे। जैसे अगर दे दिया तुमको एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे दे दिया, ठीक है ना? और तुमको एरर किसका निकालना है? एरर निकालना है वाई का। तो समझो इसको, अगर इसी सवाल में उल्टा दिया रहता, अगर तुमको डेल्टा काइनेटिक एनर्जी का एरर दिया रहता कि एरर 50% काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना? इसी सवाल में जो तुम बोल रहे हो ना, इस तरीके का लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का अगर एरर देगा तो वो उल्टा हो जाएगा, स्क्वायर जाकर के उधर पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है? हाँ। तो अगर उधर जाकर के पावर हाफ हो रहा है ना, तो फॉर्मूला यही यूज होगा, तो यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे। ठीक है? बाकी तुमको डेल्टा पी इधर से निकलेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। वो सवाल करते करते आइडिया हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है तो 2 इंटू 50 करोगे, प्लस 50 इंटू 50 का स्क्वायर कितना होगा? 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो कितना आ रहा है, ये 100 है, प्लस 25। जीरो जीरो जाएगा 25, सीधे कितना? एक लाइन में आंसर आ जाएगा 125%। लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है, ये तभी यूज करेंगे जब एरर 10% से ज्यादा दी हुआ। 10% से कम के इतना से आंसर आ जाएगा, ये पहले हमने देखा था। ठीक है ना? ये एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि एरर 10% से ज्यादा है। सर इसमें ठीक तो, है? सर इसमें तो वो के से डायरेक्टली पी है। अगर दो फंक्शन होता, एक्स वाई दोनों फंक्शन होता के से, देन दो फंक्शन होता तो फिर पुराना वाला एक्सपेंशन जो मैंने बताया था, अगर दो फंक्शन होगा, दो टर्म जो हम नेग्लेक्ट कर रहे थे ना, ध्यान से देख लो, पहले जो हमने बताया था वो उस तरीके का, जो डेल्टा जेड था वो कितना आया था? वाई इंटू डेल्टा एक्स प्लस एक्स इंटू डेल्टा वाई, ऐसा आया था ना? प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। तो फिर यहाँ से करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? ओके ओके ठीक है। ठीक है ना? क्योंकि देखो ये जो टर्म है ना, दो टर्म, तुम एक बहुत बढ़िया सवाल पूछे, दो टर्म जो है ना, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों सेम हो गया। तो देखो यहाँ पे अगर टर्म रखोगे ना, तो ये एक्चुअली है एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये भी है एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स इंटू वाई नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। पहले क्या था? समझना, ये क्या था? एक्स इंटू वाई था, तो हमारे पास ये रिलेशन मिल रहा। ठीक है? एक्स इंटू अगर वाई था तो एरर का ये रिलेशन मिल रहा। अब समझना, अगर इसी को मैं एक्स स्क्वायर कर दूं, तो एक्स स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि वाई की जगह मैंने एक्स रख दिया। वाई की जगह क्या रख दिया? एक्स रख दिया। अब समझना, ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस, ये हो जाएगा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस प्लस डेल्टा एक्स एक्स डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स। अब देखो ये आराम से ये वाला चीज तुमको दिखेगा, एक्स डेल्टा एक्स दिख रहा, तो हाँ हो सर। जाएगा प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर दिख रहा है। ये चीज यहाँ आ गया और ये चीज यहाँ आ गया। आ सर रही वो बात तो समझ में? 2x डेल्टा एक्स होगा ना? कौन सा बोल रहे हो? हाँ बोलो 2x कौन? डेल्टा एक्स होगा वो लिखा पहले तो है, पहले
हाँ टू हाँ एक्स सॉरी, वो डेल्टा 2x डेल्टा एक्स, ठीक है। अब 2x डेल्टा एक्स, अब देखो ये जो है ना, ये डेल्टा जेड है। डेल्टा जेड मतलब एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा जेड क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। अब तुमको परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर डिवाइड कर दो, डेल्टा जेड बाई जेड, इधर डिवाइड करोगे 2x डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, अब x से इधर X एक्स square। स्क्वायर, और इस टर्म में डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो एक एक से एक एक्स गया, तो डेल्टा जेड बाई जेड बराबर किसका होगा? 2 डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही क्या दे देगा? डेल्टा जेड परसेंट इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स, X%। 2 डेल्टा एक्स परसेंट, और इधर प्लस ये डेल्टा एक्स स्क्वायर परसेंटेज, ठीक है। और नीचे इसमें 2 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक 100 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, और इधर नीचे एक 100 दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंटेज में करने का मतलब ये स्क्वायर है, तो परसेंटेज में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, तो नीचे 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो अगर तुम्हारे पास फंक्शन ऐसा दिया हुआ है जिसमें एरर बहुत ज्यादा है, एरर 10% से ज्यादा है, तो हम क्या सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये फॉर्मूला। तुमने जो दो फंक्शन वाला पूछा, दो फंक्शन अगर दे दिया तो हम कैसे करेंगे? सबसे जो ओरिजिनल वाला फॉर्मूला, जहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जहां से मॉडिफिकेशन करते हैं वहां तक तो सब कुछ सही था ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जहां से हमने मॉडिफाई कर दिया वहां से वो स्पेसिफिक फॉर्मूला हो गया। तो जिस पॉइंट पे मॉडिफिकेशन कर रहे हो वहीं पे जाकर के यूज कर लो सीधे, ठीक। आ रही है बात समझ में? सर तो एक्स जैसे स्क्वायर, सर हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये फंक्शन में एक बार बता दीजिए कैसे डिटरमिन करेंगे? क्या बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। वाई में? हाँ ठीक हाँ है, इसमें देखो, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, अगेन इसका काम क्या है ना, कि इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या तो एक इस रूट को इधर ले जाओ, नहीं तो नहीं तो फिर क्या करो, इसको उल्टा करके करो। उल्टा करके करने का मतलब है तुमको क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा, इसको उल्टा करके करोगे ना तो तुमको मिलेगा इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जो पहले वाला सॉल्व कर रहे थे ना, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी वाला सॉल्व कर रहे थे, डेल्टा के इज इक्वल टू 2 डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, ये था तुम्हारा। अब देखो जो गिवन सवाल है, गिवन सवाल में तुमको डेल्टा पी दिया हुआ, तुमने सीधे पुट कर दिया। अगर इसी सवाल में काइनेटिक एनर्जी का चेंज देता, तुमसे पूछता किसका? तुमसे पूछता डेल्टा पी बताओ या परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम बताओ, तब इसको कैसे सॉल्व करते? तब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको यूज करना पड़ता ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो मैंने 50% इसका चेंज दे दिया, तो ये 50 बराबर होता 2 डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी स्क्वायर इंटू 100। अब यहाँ से डेल्टा पी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला यूज करके? ये होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ 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 ठीक है। तो यहाँ ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे फिर आंसर आ जाएगा। आ रही सर। है बात वो समझ में क्या? उसमें सर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का और भी एक रिलेशन, वो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आएगा के इज इक्वल टू रूट। सिंप्लीफाई करोगे, हाँ सिंप्लीफाई करोगे तो रूट में आंसर आएगा, रूट दिखेगा तुमको, ठीक है। तो रूट करो वो या रूट को हाफ देखो, में हाफ में कोएफिशिएंट में में करो, लाए सुनो तो हाफ में करोगे ना तो एक पावर दिखेगा ऐसा, जो डेल्टा पी वाला जो टर्म था वो उस तरीके का उल्टा जाकर के दिखेगा। तो हाफ में पावर अगर कर रहे हो तो देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन वैसे काम नहीं करता है। जैसे अगर तुमको लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का पावर हाफ, ठीक है, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? इसका एक्सपेंशन जानते हो? जानते हो इसका एक्सपेंशन? नहीं सर। नहीं जानते हो ना, तो वही है, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं ना, ऐसे समझो, तुम क्या बोल रहे हो, डेल्टा के हमने लिखा था इस तरीके से, 2 डेल्टा पी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर एम, ऐसा लिखा हुआ है। तुम क्या कह रहे हो कि अगर मैं इसको कर दूं ऐसा सर, कि पी को लिख दूं रूट 2 के एम, यही लिखना चाहते हो ना? ठीक है। और उसके बाद डेल्टा पी इक्वल्स टू लिखना चाहते हो हाफ डेल्टा के, ठीक, ऐसा करना चाहते हो? हाँ सर। यही बोला ना? हाँ, ये काम करेगा, लेकिन कब तक? जब तक एरर 10% से कम होगा। ये कब तक काम करेगा? ये तभी तक काम करेगा जब तक एरर क्या हो, 10% से कम हो, क्योंकि ये उसी का प्रीवियस वाला केस है, डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा के, यही तो टर्म है ना, यही चीज तो है।
कुछ नया नहीं है ये जो चीज है, ये कुछ नया नहीं है। p इक्वल्स टू हाफ डेल्टा के नया नहीं है, ये कौन सा चीज है, यही वाला चीज है कि डेल्टा के इक्वल्स टू 2 डेल्टा p। लेकिन ये कब आ रहा था, ये तब आ रहा था जब हमने जो लोअर ऑर्डर टर्म था उसको नेग्लेक्ट करा था, ठीक है। तो ये चीज कब तक यूज करोगे, ये चीज जब तक एरर 10% से कम है ना तब तक सही रिजल्ट देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही एरर ज्यादा हो गया 20%, 30%, 50%, तब इस चीज से करोगे तो गलत आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से तुम करते तो डेल्टा पी मान लो 50 दिया हुआ है तो हाफ इंटू 50 यानी 25% एरर आएगा, ठीक है। डी में कितना एरर आएगा 25%। लेकिन ये गलत आंसर है, ये गलत नहीं होगा, गलत ये होगा क्योंकि तुमने क्या करा, हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? अब समझ में आ रहा है कि ये रूट वाला क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अब रूट वाला सॉल्व कर तुमको रूट का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, या तो सीधे वैल्यू पुट करके करो या फिर उधर से जो इक्वेशन डेल्टा के इक्वल्स टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा पी बाई पी स्क्वायर बाई 100 वहां से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाओ फिर उसको सॉल्व करो। आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो बेसिक चीज ये है ना कि तुम्हारे लिए उस टाइप का पूछेगा नहीं, क्योंकि उस टाइप में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होता है और कैलकुलेशन 5 मिनट लग जाए का सवाल नहीं पूछेगा। अगर नीट के तुम स्टूडेंट हो तो, जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो, ठीक है ना। क्योंकि उस तरीके का पूछेगा ना, क्वाड्रेटिक बनाओगे फिर उसको सॉल्व करोगे फिर वहां से दो आंसर आएगा। क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके कितने ऑप्शन कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। तो वहां से 2 आंसर आएगा, उसमें एक सही होगा एक गलत होगा। तो मल्टीपल चॉइस अगर है तो दोनों सही कर सकते हो, या ऐसा होगा कि एक ऑप्शन दिया होगा। तो वो जो था थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। जो तुम बोल रहे हो वो सही चीज है, उस तरीके का सवाल हो सकता है लेकिन कंपिटिटिव में नहीं पूछेगा तुमको। अगर खुद से सॉल्व करना चाहते हो करो, प्रैक्टिस करो। अगर कहीं मिल जाए, ठीक है ना, सॉल्व कर रहे हो सवाल बहुत सारा, अगर उस टाइप का कहीं मिल जाए तो मैं जो बताया हूँ ऐसा ट्राई करो, पक्का हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और नहीं मोस्ट ऑफ द केसेस जो तुम्हारा एरर का प्रॉब्लम होगा ना वो 10% से कम देगा। 10% से कम देगा तो ये इजीली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी 10 में से 2-3 सवाल ऐसा पूछ जाता है बच्चों को परेशान करने के लिए कि एरर कितना दे देता है, 50% दे देता है, 60% देता है। क्यों? क्योंकि सबको आदत पड़ जाता है ये शॉर्ट वाला यूज करने का। सबको आदत क्या हो जाएगा, ये यूज करने का, कि जैसे ही डेल्टा पी दिया डेल्टा के 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। आदत हो जाता है, इजी पड़ता है। लेकिन कभी कभी उसने क्या कर दिया, इसको चेंज करके गलती करवाता है जानबूझ के। क्योंकि इसमें अगर सवाल पूछ दिया तो ऐसा 80% बच्चे 100% टिक मार के आएंगे, कोई 125, बहुत कम बच्चे टिक करेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ क्लियर है? सर। हाँ सर। तो वो मैं डेरिवेशन जब करवा रहा था ना, डेरिवेशन के टाइम में मैंने 3-4 बार बोला था कि अजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेग्लेक्ट ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरर बहुत ही छोटा है। एरर छोटा होता है तो नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं छोटा होता है तो नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ सर। बोलो और किसी को कोई डाउट है या आगे बढ़े? नहीं है डाउट? सर एक सर बोलो। सर एक दिया है, एक क्वेश्चन में दिया है which of the following statement is incorrect regarding significant figures। बोलो। हाँ उसमें एक ऑप्शन दिया है ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज ए मेजरमेंट, स्मॉलर इज द परसेंटेज एरर। उसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। वो भेज देना ग्रुप में, मैं एक बार पढ़ के तुमको बता दूंगा। ग्रुप में ओके डाल देना, मैं अभी सर बता डाल दूंगा। दूं? चलो अभी ये चैप्टर शुरू करते हैं, वो भेज देना हाँ। ग्रुप में भेज दो। क्लास खत्म होने के बाद मैं उसका एक्सप्लेनेशन तुमको भेज दूंगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में जो हमारे काम का चीज है फिजिक्स में वो पढ़ेंगे। ज्यादा उसको वास्ट मैथ्स में नहीं ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 11th-12th का तुमको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सिंपल मैथ बताऊंगा जो हमारे काम का है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन का। समझना फंक्शन क्या होता है। फंक्शन हमें जो डील करना है फिजिक्स में वो हम ज्यादा से ज्यादा 2 वेरिएबल तक जाते हैं। तो पहले बात करेंगे 1 वेरिएबल का, कि 1 वेरिएबल फंक्शन क्या होता है। समझना पहले फंक्शन क्या होगा, ठीक है। देखो फंक्शन एक मशीन है ना जिसमें हम कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मैथमेटिकल मशीन है जिसमें आप इनपुट डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। जैसे नॉर्मल मशीन है हमारे पास, ये जो आटा पीसता है, ठीक है ना, उसमें क्या है, गेहूं डालोगे आटा बाहर निकलेगा, है ना। वैसे ही फंक्शन क्या एक मशीन है जिसमें कुछ इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे y इज इक्वल टू f ऑफ x,
ठीक है, इसका मतलब है कि y फंक्शन है x का, y फंक्शन है x कहने का मतलब है कि y डिपेंड्स ऑन x। सारी बात समझ में? इसका क्या मतलब है? मीन्स y डिपेंड्स ऑन x, मतलब x की वैल्यू चेंज करोगे, x इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगा तुमको? y मिलेगा। x पुट करोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग y मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x प्लस 2। y इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 2 है। तो अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना होगा? 3। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y कितना होगा? 4। ठीक है ना? तो ये एक क्या है? ये फंक्शन है। ये किस टाइप का फंक्शन है? इसको बोलते हैं अलजेब्राइक फंक्शन। म्यूट कर लो। इसको क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, ऐसा अगर कोई फंक्शन दिया हो या फिर कुछ इस तरीके का देता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा दे दिया, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर यहाँ पे x पुट करा 0, y कितना होगा? 0। ठीक है, 0 तुमने पुट करा हाँ x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y कितना होगा? साइन 60 रूट कितना 3 होगा? बाई 2 रूट 3 बाई 2 3/2। मतलब x की वैल्यू अगर चेंज कर रहे हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है तुम्हें? y मिल रहा है। और ये किस टाइप का फंक्शन है? ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। या फिर तुमको ऐसे मिलता है y इज इक्वल टू लॉग x। ठीक है, ऐसा देखा होगा तुमने, y इज इक्वल टू लॉग x मिलेगा। अगेन x पुट करोगे उससे कोरस्पॉन्डिंग y मिलेगा। अगर x इक्वल टू 1 मैंने पुट करा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0 0 होगी। 1 पुट करा तो y की वैल्यू 0 होगी। 2 पुट करा तो डिपेंड करेगा इसका बेस क्या। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बेस 10 है। लॉग लिख के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वहां क्या छुपा हुआ है? 10। लॉग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अगर x की जगह मैं 10 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 1 होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज क्या है? ये तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। वैसे ही है y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं e टू द पावर x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और या फिर y इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिखूं साइन इनवर्स x, ये किसका है? ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमें नहीं दिखेगा, ज्यादा नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। जैसे कभी साइन इनवर्स एक्स आ गया या tan इनवर्स एक्स आ गया तब ये दिखता है। ज्यादातर केसेस में हमें क्या दिखता है? ट्रिगो फंक्शन बहुत ज्यादा दिखता है। फिजिक्स में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन बहुत ज्यादा दिखेगा, और कभी कभी हमें अलजेब्राइक फंक्शन में दिखेगा, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें आता है। आ रही बात समझ में? ये सारे वन वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि इसमें कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, एक्स। एक्स पे डिपेंड कर रहा है वाई। जब हम साउंड पढ़ते हैं ना तो वहां पे इक्वेशन आता है 2 वेरिएबल का। जब साउंड पढ़ोगे, वेव के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वेव का जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना तो वहां पे आता है 2 वेरिएबल फंक्शन। समझना कैसे? अगर 2 वेरिएबल फंक्शन है तो इसका कहने का मतलब है कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी 2 वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। 2 वेरिएबल, जैसे यहाँ पे क्या होगा? y विल बी फंक्शन ऑफ x, ये एक वेरिएबल है, या फिर एक दूसरा वेरिएबल होगा टाइम। ठीक है, x पे भी डिपेंड कर रहा है y, t पे भी डिपेंड कर रहा है y। मतलब ये कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। इन 2 वेरिएबल पे कौन डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल। तो इसका कहने का मतलब है मींस y डिपेंड्स ऑन x एंड t बोथ। अगर x चेंज करोगे तो भी y चेंज होगा, t चेंज करोगे तो भी y चेंज होगा, दोनों चेंज करोगे तो भी y चेंज होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 वेरिएबल बोलेंगे। और इसका एग्जांपल जो हम बहुत ही ज्यादा देखते हैं, a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, तो प्लस के एक्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, कौन से टाइम पे, कौन से पोजीशन पे। ये हमें कहाँ दिखता है? जब वेव का इक्वेशन हम लिखते हैं, साउंड वेव हो गया, या फिर उसके आगे जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो इस तरीके का इक्वेशन तुमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये 2 तरीके का फंक्शन हमें दिखेगा, या तो वन वेरिएबल होगा या तो 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल बस एक आध जगह दिखता है। मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हें क्या दिखेगा? 1 वेरिएबल का दिखेगा, कि फंक्शन दे देगा, बोलेगा ये चीज निकालो, वो चीज निकालो, ऐसा करो वैसा करो। जैसे एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, एक्स में भी डिपेंड कर सकता है टाइम पे। एक्स क्या पोजीशन है? टी टाइम है,
तो उससे वेलोसिटी निकालना होता है, एक्सीलरेशन निकालना होता है, तो फंक्शन देगा तुमको। आ रही बात समझ में? तो ये छोटे छोटे फंक्शन दिया रहेगा। और फंक्शन समझ में नहीं आता है कि क्या है तो फिर कर नहीं पाओगे। फंक्शन का क्या मतलब है कि अगर किसी भी चीज का फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, f ऑफ x लिखने का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो x पे कौन डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड कर रहा है। अगर वहीं पे मैं y इज इक्वल टू f ऑफ t लिख देता तो y किस पे डिपेंड करता? टी पे। t पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब t चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग y चेंज होगा। अब ये बात हो गया फंक्शन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सब पढ़े हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम नया नया पढ़ रहे हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, जनरल एग्जांपल है। क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे x का जो पावर है वो 2 होना चाहिए। x का पावर कितना होना चाहिए? 2। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है x यहाँ वेरिएबल है, इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है, ध्यान से समझना, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन कहने का मतलब है इक्वल साइन होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ 0 से इक्वेट करने का मतलब है ना कि x का कुछ कुछ ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे ये फंक्शन 0 रीड करेगा। x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पे क्या करेगा? ये फंक्शन 0 रीड करेगा, ठीक। तो 0 रीड कहाँ कहाँ कर रहा है ना, उसे हमें निकालना पड़ता है। और जिस वैल्यू पे वो 0 रीड करता है उसे हम रूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रूट, ठीक है। या जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऑफ फंक्शन या फिर जीरोज ऑफ इक्वेशन या फिर रूट बोलते हैं। तो समझना, ये जो अगर रूट निकालना है इसका, तो रूट निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि अल्फा कॉमा बीटा रिप्रेजेंट करता है रूट, ठीक है। तो अगर अल्फा पुट करोगे यहाँ पे x की जगह, अल्फा पुट करोगे यहाँ x की जगह तो 0 आ जाएगा। बीटा पुट करोगे यहाँ, बीटा पुट करोगे यहाँ तो 0 आ जाएगा, तभी इसको रूट बोलेंगे। तो अल्फा बीटा निकलता कैसे है? सिंपल सा एक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac बाई 2a। माइनस 4ac बाई 2a। 2 है, ठीक है। और एक बार प्लस रखोगे अल्फा मिलेगा, माइनस रखोगे बीटा मिलेगा, ठीक है। तो ये रूट निकालने का तरीका है। दो और प्रॉपर्टी होता है इस अल्फा बीटा का, वो भी याद रखने की। अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा और बीटा को ऐड करोगे क्या होगा? माइनस बी बाई ए। बी ये और ए ये, तो माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो सी बाई ए। सी बाई ए मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये तीनों चीज हमें याद रखना है, फिजिक्स में इसका यूज होता है। कहीं भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया तो हमें अगर उसका रूट निकालना है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ ये याद होना चाहिए। हो गया? हाँ। हटा दे इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी, यहाँ पे इमेजिनरी है वहां पे रियल है, यहाँ पे इक्वल रूट्स है, वो सब जानकारी रखो, कोई ज्यादा यूज नहीं है उसका। तुमको बस रूट निकालने आना चाहिए। रूट अगर एग्जिस्ट करेगा तो अब तुमसे सवाल पूछेगा। फिजिक्स में यहाँ पे तुमको जस्टिफाई वेरीफाई नहीं करना होता कि बताओ इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो अगर सवाल पूछ रहा है तो मे बी उसका रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा, हम यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है ये बहुत ज्यादा यूज होता है फिजिक्स में। हम इसका एक अजम्पशन है जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ध्यान से समझ लोगे। देखो, अगर हमें दिया हुआ 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन दिया हुआ है, तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा? वो कहाँ से आता है? बाइनोमियल एक्सपेंशन। समझो, अगर तुमको इतना देता 1 प्लस एक्स स्क्वायर देता तो तुम इसको आराम से एक्सपेंड कर लेते 1 प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स क्यूब भी दे दिया तो तुम भी इसको भी एक्सपेंड कर लोगे, क्योंकि 3 तक जनरली बच्चे याद रखते हैं। अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 दे दिया तो मे बी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट भी कर लो, आ जाए तुमको। पावर 4 करने का क्या मतलब है? इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बढ़ जाएगा और, ठीक है।
अब लेकिन x टू दी पावर अगर इन जनरल हम देख रहे हैं, पावर कुछ भी रखो, इन जनरल देखने का मतलब है 1 2 3 4 5 कुछ भी पावर रखो, तो अगर उसको एक्सपैंड करना होगा तो कैसे करेंगे? उसका एक्सपेंशन का क्या रूल होता है? एक्सपेंशन का रूल होता है कि यहाँ होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 एक्स क्यूब प्लस ऐसे सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, क्या आया? पहले 1, फिर nx, फिर n माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6, इधर क्या आया? एक्स क्यूब आया। वैसे ही x4 आएगा, x5 आएगा, x6 आएगा, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे। जो भी तुमको n का वैल्यू दिया हुआ है वह पुट कर दो। n का वैल्यू अगर 2 दिया है तो इधर पुट करो, इधर पुट करो, इधर पुट करो, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा। जैसे अगर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे। यहाँ क्या रखोगे? रखोगे। यहाँ क्या रखोगे? जैसे ही यहाँ पे 2 रखोगे ना, देखो यहाँ पे 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यानी ये टर्म, इसके बाद वाला जो भी टर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा? यही तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। अगर इसी में तुमको माइनस लगा दिया, जैसे 1 माइनस एक्स लिख दिया, तो 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आगे भी जो टर्म होगा वो फर्दर आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। लेकिन इसका यूज हमें नहीं पड़ता है फिजिक्स में। ये पूरा इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ता है जरूरत। ठीक है ना, इसका याद हमें नहीं रखना होता। ये जो दोनों ऊपर लिखा हुआ है मैंने, इसका कोई जरूरत नहीं है। किसका जरूरत है समझना, हमें जरूरत पड़ता है when x is, समझना, when x is very very less than 1। ठीक है ना, जैसे x की वैल्यू होगा 0.01, तो अगर मैं यहाँ पुट करूँ, समझना क्या होगा, अगर मैं पुट करूँ x की वैल्यू बहुत कम है, तो देखो ये क्या है, पहले x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो x का पावर इंक्रीज हो रहा है। ये x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x4, x5 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो उसका स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, क्यूब करोगे और छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब पावर बढ़ेगा तो x की वैल्यू छोटी होती जाएगी। और तो यहाँ अजम्पशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम में हम एक अजम्पशन लेते हैं कि अगर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n कैन बी रिटन है। समझना, 1 प्लस माइनस, ये दोनों को एक साथ मैं लिख रहा हूँ, 1 प्लस माइनस एक्स टू दी पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस माइनस एन एक्स। इतना ही का जरूरत है। जो भी पावर होगा वो क्या होगा, इधर आकर के मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इसके आगे वाला जो टर्म है ना, इसके आगे वाला जो टर्म है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। मतलब इस केस में ये टर्म नेग्लेक्ट कर दिया, और इस केस में ये सारे टर्म हमें नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये टर्म नेग्लेक्ट करोगे, ये बचेगा, ये बचेगा। ये कब बचेगा? व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। अगर 1 से छोटा होगा तब हम ये यूज करेंगे। और इसी का फिजिक्स में फ्रीक्वेंट यूज होता है। क्या होता है, कभी भी हम अजम्पशन ले लेते हैं कि x वेरी लेस देन 1 है, उसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख देते हैं, या फिर अगर ये है तो ऐसा लिख देते हैं। पावर कुछ भी होगा, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। पावर कहा जाएगा x का कोफिशिएंट में आकर के बैठ जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन अब कहीं भी यूज होगा तो मैं क्या लिख दूंगा, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन पता होना चाहिए कि होता क्या है। मैं सीधे जहां पे भी यूज होता है ना, वहां पे अगर ऐसा कंडीशन जस्टिफाई हो गया, ये कंडीशन जस्टिफाई हो गया, तो फिजिक्स में हम क्या लिख दे, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन सम को इतना लिख देते हैं, या फिर इस सम को इतना लिख देते हैं। तो वहां भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूंगा कि क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये वाला टर्म वहां पे लिख दिया जाएगा। क्लियर है? हो गया। चलो, नेक्स्ट जो चीज है वो है लॉगरिदम का यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब समझते हैं लॉगरिदम का क्या मतलब है। देखो, अगर हमने ऐसा लिखा है, समझना,
ऐसा अगर कोई लिखा हुआ है 2 to the power 4, ये कितने के बराबर होगा? 16 के बराबर, ठीक है। 2 raised to power 4 कितना होता है? 16। जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इस 2 को बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इसको इंडिसेस बोलते हैं, समझना। इसको क्या बोलेंगे? इंडिसेस बोलेंगे। ये 2 raised to power 4 is equal to 16 क्या है? इंडिसेस है। मतलब इसका कुछ ऐसा होगा कि हम क्या कर रहे हैं, a to the power x is equal to b लिख रहे हैं। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है इंडिसेस। अब इसका एक अपोजिट होता है, इसका एक उल्टा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिदम बोलते हैं। समझना कैसे होगा? अगर मैं ऐसा लिखूं लॉग बेस टू 16, तो ये 4 के बराबर होता है। और ये बात समझ में? देखो ये चीज का अपोजिट ये है। ये बात समझ में? म्यूट कर लो जिसके तरफ से बनवाई जा रहा है। म्यूट कर लो। देखो ये इस चीज का अपोजिट क्या है? देखो ये 2 यहाँ पर भी बेस है, ये इनपुट है, ये 16 क्या है? इनपुट है। तो आउटपुट क्या आया? 4 आया। लॉग क्या था तुम्हारा? मैंने बताया था लॉगरिथमिक क्या होता है? लॉग एक फंक्शन होता है जहाँ पे इनपुट का मैंने कितना दिया? 16 दिया। अगर बेस 2 है तो आउटपुट कितना आया? 4 आया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लॉगरिदम। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर आप इसको लिख रहे हो तो समझना, ये बेस जो होता है, इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, बस आंसर जो है और पावर जो है वो इंटरचेंज हो जाता है। आंसर पावर क्या हो जाता है? इंटरचेंज हो जाता है। तो समझना, इसको कैसे लिखोगे? बेस जो होगा वो कितना होगा? बेस विल बी स्टिल लॉग ए। बेस क्या है? ए है। जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना होगा? x के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? अब लॉगरिथमिक फंक्शन जो भी होते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे कि, और प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज होता है। हमें कन्वर्जन आना चाहिए। मतलब अगर ये दिया हुआ है, समझो अगर ये दिया हुआ है तो इसमें कन्वर्जन हमें आना चाहिए, या अगर ये दिया हुआ है तो इसमें कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर से इधर जा रहे हो तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। इधर से इधर रिवर्स जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं? एंटी लॉग लेना बोलते हैं, ठीक है। या फिर इधर से इधर आओगे तो क्या बोलते हैं? इसको लॉग लेना बोलते हैं। क्लियर? इसको दोनों तरफ लॉग लिया, ये इतना में चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रॉपर्टी। म्यूट कर लो यार, किसी की तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। या तो अपना माइक थोड़ा देर के लिए वो कर लो, और जब बोलना हो तब ऑन कर लिया करो, आवाज बच रहा है बहुत ज्यादा। अब कुछ लॉज होते हैं, लॉज का यूज होता है बहुत ज्यादा। जो भी प्रॉपर्टीज है या लॉ है लॉगरिदम का, उसका फिजिक्स में यूज होता है। तो लॉ को याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज, लॉगरिदम, समझना। अगर हमें दिया हुआ है लॉग x इंटू वाई, ठीक है। यहाँ का क्या कर दिया? दो इनपुट है, x इनपुट है और y इनपुट है। बेस कितना है? a है। ये दोनों क्या है? इनपुट है, और इनपुट का मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे x इंटू वाई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ x इंटू वाई। तो जब इस करोगे ना तो इट विल गिव, बोलो, लॉग एक्स बेस ए log x बेस ए लॉग प्लस वाई बेस ए। y बेस ए। मतलब अगर कभी भी तुमको ऐसा मिल जाए कि लॉग का कुछ बेस है, उसमें दो ऐसे फंक्शन है दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको एक्सपेंड करके हम ऐसे लिख दें, ठीक है। जैसे अगर तुमको दिया हुआ है ऐसे लॉग ए 16 दिया हुआ, ठीक है, तो 16 कैन बी रिटन, समझना, 16 कैन बी रिटन एज लॉग ए 8 प्लस लॉग ए, बोलो, 2 देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल है। अब इसका जरूरत कब पड़ता है ना, कभी कभी बेस ऐसा दे देता है, कभी कभी बेस ऐसा दे देगा कि इस 16, मान लो कभी कभी बेस ऐसा दे दिया कि इस 16 से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करते हैं ताकि लॉग का डायरेक्टली दिख जाए। तो डायरेक्टली दिख जाएगा, फिर वहां से सॉल्व कर देंगे। या कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि लॉग का वैल्यू देगा और वो 16 सीधे नहीं देगा, वो दे देगा log 8 इतना है, log 2 इतना है। तो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। कभी कभी क्या करता है, सीधे log 16 का वैल्यू अगर दे दिया तुमको तो तुम सॉल्व कर लोगे सवाल में, अगर यूज हो रहा है तो। और नहीं तो कभी कभी वो थोड़ा सा चालाकी करते हैं कि log का प्रॉपर्टी बच्चों को पता है कि नहीं पता है, तो क्या करते हैं log 8 का अलग से वैल्यू देगा, log 2 का अलग से वैल्यू देगा,
और तब तुमसे बोलेगा log 16 का वैल्यू निकालो। फिजिक्स के सवाल में ही ऐसा करके देगा, ऐसा नहीं है मैथ का सवाल है, ये फिजिक्स का सवाल होगा, वैल्यू अलग अलग देगा। तो प्रॉपर्टी याद होगा तब जा करके उसको सॉल्व करोगे, मॉड्यूल करोगे, ऐसा कुछ सवाल है उसमें दिख जाएगा तुमको, प्रीवियस ईयर में पूछा गया। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी था कब का, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है तुम्हारा। प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो डिवीजन से रिलेटेड है, बेस ए ही रख रहा है। अगर x बाई वाई है, मतलब दो इनपुट है तुम्हारे पास x और y, लेकिन दोनों का क्या है, डिवीजन है, दोनों का क्या है, डिवीजन है, तो इसको क्या लिख सकते हो, log बेस ए x माइनस log बेस ए y। जो नीचे होता है वो माइनस में आता है, जो नीचे होगा y नीचे है तो माइनस में आया इधर। ठीक है, आगे बढ़े। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 है तुम्हारा कि अगर ऐसा दिया log x टू दी पावर m दिया हुआ है, अगर ऐसा दे दिया log a और यहाँ जो इनपुट है उस पे कुछ पावर है m, तो इस m को हम कहाँ ला सकते हैं, m को बाहर ला सकते हैं, कोएफिशिएंट में। रिटन एज m log ax। ठीक है, अब m को बाहर ला दिया, ये पावर इधर बैठ गया। ठीक है ना, ये पावर चुपचाप, जो भी पावर होता है इनपुट पे वो चुपचाप बाहर आकर के बैठ जाता है लॉग के केस में। ठीक, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम चेंज ऑफ बेस बोलते हैं, लेकिन चेंज ऑफ बेस का हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। इस लेवल पे जो भी फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें चेंज ऑफ बेस का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे समझो, ऐसे दिया log ए बी। ठीक है, यहाँ पे बेस क्या है, किसी का माइक यार बहुत खराब लग रहा है, आवाज आ रहा है बीच बीच में, वो डिस्टर्बिंग ना। देखो log क्या है, बेस अभी a है, इनपुट b है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई log b a। ठीक है, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ बेस, इसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ बेस। पहले बेस क्या था, a था, अभी बेस क्या है, b है। वो कैसे चेंज हुआ, बेस a इनपुट b क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई बेस b हो गया और इनपुट a हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिफ्थ बात करेंगे, या फिफ्थ बात करने से बढ़िया है इसको हम नोट में लिख लेंगे, या स्पेशल केस लिख सकते हैं। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस है कॉमन बेस। कॉमन बेस होता है बेस 10। ठीक है, बेस 10 कहने का मतलब है log 10 x, या फिर जरूरी नहीं है कि ये 10 हमेशा लिखे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log x। तो अगर बेस कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया गया, बेस में कुछ नहीं लिखा गया, तो हम मान करके उसको क्या चलते हैं, बेस में कितना छुपा हुआ है, 10 छुपा हुआ है। ठीक है, दूसरा बेस होता है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेस है वो है बेस ई। क्या है, बेस ई। अब बेस ई जो है log ई एक्स, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ln x। तो अगर ln x लिखा हुआ है तो हम मान के रखेंगे कि बेस कितना है, ई है। है ना, ln लिखा हुआ है, वो समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा रिप्रेजेंट करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिख दिया ऐसे log ई एक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है बेस कितना है। लेकिन अगर ln x लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो कभी भी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बोला जाए, इसका मतलब ये है कि बेस में हम कितना लेकर के चलना है, बेस में हम ए लेके चलना है। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, ऐसा उल्टा लिखा हुआ है नेचुरल लॉग, तो ये तुम्हारा क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। तो अगर बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 10 है, ln लिखा हुआ है तो बेस में e है। क्लियर है, और ये स्टैंडर्ड बेस है, कॉमन बेस है, तो ये यूज होता है। इन दोनों का कन्वर्जन हमें आना चाहिए। अगर कन्वर्जन करना है जैसे कॉमन बेसिस का, इसको मैं 0.3 लिख रहा हूँ, कन्वर्जन है। अगर तुमको दे रहा है ln को कन्वर्ट करना है, जैसे दे दिया ln x को कन्वर्ट करना है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2.303 log x। ठीक है, ये कन्वर्जन। यहाँ पे कितना बेस छुपा हुआ है, e, यहाँ पे कितना बेस छुपा हुआ है, 10 यहाँ पे छुपा हुआ है
10 छुपा हुआ है। तो अगर अगर तुमको लॉग दे दिया, कन्वर्ट करना है नेचुरल लॉग में, ये यूज करेंगे, या फिर नेचुरल लॉग दे दिया, कन्वर्ट क्या करना है डेसिमल में, ये यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये जो भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, इतने ही प्रॉपर्टीज का यूज होता है किसमें, फिजिक्स में। इससे ज्यादा तुमको हाई फाई कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आ रहा है लॉगरिदम तो फिजिक्स आराम से सॉल्व होगा, कहीं नहीं फंसोगे। आ रही बात समझ में? सिंपल सिंपल चीजें है, ज्यादा वास्ट मैथ भी नहीं है, क्योंकि बाद में बच्चे बोलने लगते हैं सर मेरे को मैथ ही नहीं आता, मैथ ही नहीं आता, इसलिए फिजिक्स नहीं होता। तो अभी तक जो भी मैथ मैंने यहाँ तक बताया उसमें कुछ नहीं है, ये सब नॉर्मल मैथमेटिक्स है, जो आराम से 2-3 क्वेश्चन करोगे हर टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स का, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगो का बहुत ज्यादा यूज होता है, पूरा फिजिक्स से समझो, ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ही चलता है। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, चलो समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के लिए। सबसे पहला चीज जो है ट्रिगोनोमेट्री में वो है एंगल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, थीटा से। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट तो पता ही है। एंगल बात करने का मतलब अगर बस एंगल बोलना है तो प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं। जब सॉलिड एंगल होगा तो रिप्रेजेंट करते हैं उसको सॉलिड एंगल। रेडियन। एंगल जब एंगल अगर बोला गया है तो यूनिट क्या होगा, रेडियन। रेडियन। ये ऐसा यूनिट है। कॉमनली यूज्ड यूनिट जो होता है, डिग्री। कॉमनली यूज्ड डिग्री। यूनिट क्या होता है, डिग्री। यूनिट इज डिग्री। ठीक है, अब यूनिट और डिग्री का कन्वर्जन आना चाहिए। जैसे अगर क्या दिया हुआ है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो अगर सवाल डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है, तो डिग्री में पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हो रहा है तो उसको पाई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां पे कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी ना वहीं पे कन्वर्ट करेंगे। वो कन्वर्जन की जरूरत कहाँ पड़ती है, वो सवाल पढ़ते ही तुमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ये रेडियन है, ये डिग्री है। तो जैसे 60 डिग्री दे सकता है, ठीक है, 60 डिग्री दे दिया तो सॉल्व करोगे, या पाई/3 दे दिया या पाई/6 दे दिया तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? हाँ सर। देखो अब ये सर्किल है, एक सर्किल के बारे में थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। ये तुम्हारा सर्किल है, ये सर्किल का डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर d, ठीक है। सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, सर्किल का सरकमफेरेंस जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। c इज इक्वल टू, नहीं सरकमफेरेंस बोल रहा हूँ, सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r या फिर पाई d, ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो 22 बाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 d, ठीक है। 2 पाई r लिखो या पाई d लिखो, सेम चीज है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना। या फिर पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 d, या फिर 3.14। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, कि अगर इस डायमीटर को मैं यहाँ से उठा लूं, डायमीटर को मान लो ये एक थ्रेड है, मैं इसको यहाँ से उठा लूं, ठीक है, अगर इस डायमीटर को, ये आया कहाँ से समझना, इस डायमीटर को मैं उठा करके यहाँ रख लूं और इसको यहाँ पे फोल्ड करूं, यहाँ पे क्या करूं, ऐसे फोल्ड करूं, तो मुझे क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली 3.14 टाइम्स ऑफ डायमीटर लगता है ये पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए। सारी बात समझ में कि 3.14 d आया कैसे, कैसे समझते हैं। ये डायमीटर का एक थ्रेड है, इसको मैं खींच लूं ऐसे और इसको मैं ऐसे फोल्ड करके रखूं, फोल्ड करा मतलब इस डायमीटर को हटा करके यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे रख दिया, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, और ये बचता है वो 0.14 वाला, ये 1 2 3 0.14। सारी बात समझ ले, इसलिए हम सरकमफेरेंस को कितना लिख रहे हैं, सरकमफेरेंस को लिख रहे हैं 3.14 d। क्लियर है? ठीक है, या इसका एक दूसरे तरीके से जो डेफिनेशन है पाई का वो आया कैसे समझो। जब हम सर्किल बना रहे थे ना, सर्किल बना रहे थे तो हमें क्या दिखा कि अगर हम देखो जब हम एक मीटर का क्या लिए, 1 मीटर का रेडियस लिए, तो सर्कल का जो सरकमफेरेंस बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई, ठीक है, मतलब एक नंबर आया 2 पाई। वैसे ही अगर 2 लेंगे तो कितना बना
टू 4 pi। लेंगे, मतलब ऐसे बना था 2 इंटू 22/7। ये कैसा नंबर है? ये जो नंबर आएगा ना, इसको तुम फ्रैक्शन में, ये सॉरी, इसको इंटीजर में ला पाओगे? नहीं ला पाओगे। नहीं। ये जो नंबर है इसको क्या इंटीजर में नहीं ला पाओगे। वैसे ही अगर हम इसको कह रहे हैं 22/7, अगर 2 रखते हैं, अगर रेडियस को कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ पे अभी भी ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो ऐसे कर करके देखा गया ना, तो r इज इक्वल टू 7 के लिए, r इज इक्वल टू कितना, 7 के लिए, समझना, r इज इक्वल टू 7 के लिए सरकमफेरेंस कितना आया, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2, सॉरी इंटू 7। अब यहाँ से सरकमफेरेंस कितना आया, 44। ये पहला इंटीजर मिला था। अगर हम सरकमफेरेंस और रेडियस को रिलेट करें तो हमें पहला इंटीजर मिला था कौन सा, 44। मतलब 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस रख रहे हो तो वहां से सरकमफेरेंस पहली बार इंटीजर मिला था। मतलब ये जब पहली बार स्टार्टिंग में सारी चीजें, जब हम पाई का डेफिनेशन देते थे कि पाई होता है तो क्या है, तो पाई एक्चुअली वो नंबर है कि जब हम 7 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले रहे हैं ना, 7 सेंटीमीटर का रेडियस ले रहे हैं, तो जो हमारा ये सरकमफेरेंस आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, वो बराबर आ रहा है किसके, 44 के। ठीक है, तो अगर हम 1 लेंगे तो कितना आएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन किया गया एक नंबर जिसको हम पाई बोलते हैं, या फिर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, c इक्वल टू 3.14, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करो। ठीक, अब ये जो चीज है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर डायमीटर को ऐसे लपेट लपेट के यहाँ रखने की कोशिश करोगे तो कितना बार लेगा, 3.14 टाइम्स लेगा सरकमफेरेंस बनाने के लिए। ठीक, आ रही बात समझ में? अब यहाँ से एंगल कैसे है, समझना, यहाँ से रेडियन का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ। देखो अगेन ये हमारा सर्कल है, ये उसका रेडियस है। ठीक है, अब ये रेडियस जो है अगेन किसका बना हुआ है, ये रेडियस अगेन बना हुआ है थ्रेड का। तो इस थ्रेड को उठा करके जब हमने यहाँ पे ऐसे रखा, थ्रेड को उठा करके हमने यहाँ पे रखा, और ये जो एंगल बना यहाँ पे, इसको बोलते हैं 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं, 1 रेडियन बोलते हैं। समझता है, ये r है और ये भी कितना है, r है। तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, r बाई r, 1 रेडियन बनेगा। ठीक है ना, वैसे ही जरूरी नहीं कि हर बार 1 रेडियन 2 रेडियन ऐसे लिखना जरूरी है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, इसको जनरलाइज कर दिया कि अगर ये लेंथ l है, अगर ये लेंथ l है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो थीटा विल बी हाउ मच, l बाई r। आ रही बात समझ में? तो ये एंगल कैसे लिखते हैं, l बाई r लिखते हैं, जहाँ l क्या है, आर्क लेंथ है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो एंगल ऐसे आएगा। क्लियर है? और इस एंगल का यूज कर सकते हैं हम ट्रिगो में। ठीक है, ट्रिगो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फिर इन तीनों का इनवर्स यूज होता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल यूज होता है। तो उनका जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का बहुत ज्यादा यूज होता है। एंगल समझ में आ गया, एंगल कहाँ से आया या पाई कहाँ से आया, ये सारी चीजें थोड़ी सी मतलब हिस्ट्री टाइप की है। चलो अब समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री मेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, अगर एक ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा का ये जो है इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, साइन थीटा विल बी P by H। P बाई एच। ये सबको पता होना चाहिए, उंगलियों पे ये सब आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसी में फंस गए हो, इसी में फंस जाओगे तो फिजिक्स में तो और दिक्कत होगा। ये साइन थीटा कभी भी अगर ये थीटा है तो उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। P बाई एच, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ये कहाँ से आया, रेशियो से आया। किसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। वैसे ही कोसाइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, b बाई एच। हाँ, टैन थीटा क्या होता है, P by B। p बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है और इन तीनों का इनवर्स होता है। जैसे साइन का क्या होता है, कोसेक। कॉस का Sec। सेक, और टैन का
कॉट, Cot. ठीक है ना। Cot. तो वो जस्ट क्या है ना, इसका इनवर्स है, इसका क्या है, इनवर्स है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रेशियो हमेशा p/h ही होगा, जरूरी नहीं है कि रेशियो क्या होगा, हमेशा p/h ही होगा, h/p भी तो पॉसिबल है ना। तो उस रेशियो क्या बोलेंगे, उस रेशियो को हम क्या बोलना है, कोसेक Cosec. बोलना है। वैसे ही h/b भी रेशियो पॉसिबल है, तो उस रेशियो क्या बोलना है, सेक बोलना है। Sec. सेम इधर b/p पॉसिबल है, तो उसको कॉट बोलना है। तो कुछ नया नहीं है, इसी का जस्ट इनवर्स है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों का इनवर्स आता है। तो इनवर्स और ये जो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजों का कन्वर्जन आना चाहिए। अब देखो, अब क्या होता है कि अगर इस थीटा को मैं चेंज करूं, समझना, इस थीटा को अगर मैं चेंज करता हूं तो ये p चेंज होगा, ठीक है। बेस को मानो मैंने कांस्टेंट रख दिया, बेस को कांस्टेंट रख दिया, थीटा को अगर चेंज करूं तो क्या चेंज हो रहा है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये जो हाइट है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Change हो रहा है। सारी बात समझ में। अगर ये बेस है तो ये इसको कांस्टेंट रखने के बाद भी हाइट चेंज होगा, ये p चेंज होगा तो h की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। अब उसके कोरोस्पॉन्डिंग साइन थीटा चेंज होगा। सारी बात समझ में। जैसे ही थीटा की वैल्यू यहाँ चेंज कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा यहाँ पुट करो, p/h चेंज हो गया, थीटा यहाँ पुट करो, ये चेंज हो गया। अब हमें क्या करना होता है, हमें वैल्यू याद रखना होता है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे साइन थीटा 0 रखेंगे तो कितना होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। जो जूनियर क्लासेस है उसमें हम कहाँ से कहाँ तक याद करके रखते हैं, 0 से लेकर के 90 तक का, ठीक है। मतलब साइन के लिए 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 पे वैल्यू और 60 पे, 90 पे, इतना सबको याद रखना होता है जूनियर क्लास तक। जूनियर क्लास में मतलब 10th तक तो इतना पढ़ते ही हो, 10th क्लास में 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़ाया जाता है। आ रही बात समझ में। कोई है जिसने नहीं पढ़ा है उसको ये चीज, इसका वैल्यू नहीं पता हो। सबको पता है कि अगर बोला जाए साइन 45 बताओ तो बता दोगे, साइन 1 by 45 root कितना 2. होगा, 1/√2, सबको पता होना चाहिए। अगर cos 60 पूछा जाए तो कितना होगा, अलग अलग टेक्निक बता करके, हाँ अलग अलग टेक्निक बता करके स्कूल में बताया होता होगा कि कैसे याद रखना है, एक टेबल बनाया होगा उसमें फिर अरेंज करके सब, वो सारी चीजें मैं फिर से टेबल बना करके याद रखने को नहीं बता रहा हूँ। इतना याद होना चाहिए सबको। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी हमसे पूछ देता है साइन 53 डिग्री पे या फिर साइन 37 डिग्री पे, ये दोनों एंगल जो है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब 0 से 90 के बीच में अगर बात करे जाए तो वो जो वैल्यूज है 0 पे, 30 पे, 60 पे, 45 पे, 90 पे, वो तो पता होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ अगर 90 से छोटा के बात करा जाए 53 और 37 के लिए ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, ये पता, तीनों के लिए 57, 53 और 37 पे वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं लिख रहा हूँ, समझना। ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 53 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, 37 होगा। मतलब 53 और 37 एक ही ट्राइंगल के पार्ट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 53 के सामने वाला जो साइड होता है ना, 53 के सामने वाला साइड होता है 4, 37 के सामने वाला साइड होता है 3, और अगर ये 3 है ये 4 है तो हाइपोटेनस कितना होगा, 5 होगा। 5. यानी इसको सम कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, जरूर नहीं है कि ये 4 ही होगा, इट मे बी 16। तो अगर ये 16 है तो ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 25। एंगल जो रहेगा वही सेम रहेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे 4K, 3K और 5K। तो अगर ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, ऐसा कोई ट्राइंगल दिया हुआ है तो उसमें ये एंगल 53, ये एंगल 37। तो अब तुमसे पूछा जाए कि साइन 53 बताओ, बता दोगे, cos 53 बताओ, बता दोगे, tan 53 बताओ, बता दोगे इजिली, ठीक है। तो जितना तुमने याद करा है उसमें मैं बस 2 नया ऐड कर रहा हूँ, कौन सा, 37 और 53। क्लियर है। तो इस ट्राइंगल को बनाओ जल्दी से। साइन 37 लिखना, साइन 37 कितना होगा बताओ, 3/5. 3/5, ठीक है। वैसे ही cos 37 कितना होगा, ट्राइंगल लिख के 4/3. बताओ, 4/5 नहीं, cos 37, cos का किधर है, ये 37 के लिए ये एंगल, तो इस एंगल के लिए बेस ये है, ठीक है ना। तो बेस ये है तो बेस बाई कोटेनस cos देगा। वैसे tan बताओ, tan 37 कितना होगा, 3/4. 3/4, ठीक है।
तो अगर 37 पूछा जा रहा है तुमसे, वैल्यू पूछता है फिजिक्स में, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट चीज है। 37 53 बहुत ही फ्रीक्वेंट चीज है, पूछ देता है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड ट्राइंगल बना रहा है। ट्राइंगल कौन सा? 3 4 5, साइड कितना? 3:4:5 के रेशियो में साइड होता है जब एंगल 53 और 37 बनता है। तो आ रही बात समझ में? बोलो जल्दी से 53 का लिख लो। 53 का बताओ कितना होगा? 4/5 53 4/5। इधर 3/5 3/5 और इधर इधर 4/3 4/3। हो गया? चलो, ये जो भी चीजें याद करके रखे हो, ये एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर प्लेन की बात करें, एक प्लेन का, तो इसमें कितना कोऑर्डिनेट्स होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। Four. क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब समझना, हमने अभी तक जो वैल्यू याद करके रखा है वो हमने 0 से 90 के बीच में याद करके रखा है। सारी बात समझ में है? मैंने जो भी 2 एक्स्ट्रा ऐड किया, जो तुमने याद करा था उसमें बस 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो 0 से 90 के बीच में याद रखा हमने। हम अब भी कहाँ है? बस इधर पे हैं, ठीक है ना? अगर इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, मतलब एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया तो कैसे करोगे? ठीक है, तो एंगल अगर 90 से ज्यादा हो गया ना, तो वो इधर का ही पैटर्न फॉलो करता है, उसमें कुछ नया नहीं होता है। इधर जो वैल्यू याद रखे हो उसी को ट्रिक यूज करके इधर आ सकते हो, इधर आ सकते हो और इधर आ सकते हो। सारी बात समझ में? उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो भी एंगल, अगर एंगल इस क्वाड्रेंट का भी दिया हुआ हो तो भी उसको हम कन्वर्ट करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला सकते हैं। और एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो हमने वैल्यूज रटी हुई है 5-6, वो वैल्यूज पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सारी बात समझ में? हाँ ठीक सर। है, अब उसको पढ़ने से पहले ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझना, एक चीज और समझ लो, साइन थीटा जो है, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? साइन थीटा वेरी करेगा -1 से लेकर के, 1 तक। 1 नहीं थीटा नहीं बोल रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा चेंज करोगे तो वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो साइन थीटा जो है वो -1 से कहाँ तक जाता है? 1 तक जाता है। तो देखो, -1 से 1 तक जा रहा है, तो इसका मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा भी कहाँ से कहाँ तक जाता है? -1 -1 से to 1. 1। तो इसका भी कुछ वैल्यू नेगेटिव हो सकता है और कुछ वैल्यू पॉजिटिव हो Positive. सकता है। सिमिलरली tan की बात करो, tan कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 to infinity 0 to infinity. नहीं, -∞ टू Minus +∞। ठीक है, -∞ से लेकर के कहाँ तक? +∞ तक जाएगा। ठीक है ना? मतलब tan भी क्या वैल्यू रखता है? tan भी वैल्यू रखता है नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। तो tan पॉजिटिव कब होगा, cos पॉजिटिव कब होगा, sin पॉजिटिव कब होगा, किस एंगल पे? ठीक है ना? अब समझो, एंगल का जो रेंज है वो क्या हो सकता है? एंगल का रेंज 0 से 360 डिग्री तक है। एंगल 0 से 360 के बीच में कुछ पुट करोगे। सारी बात समझ में? आप समझना, यहाँ से जो रेंज है ये 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में साइन कॉस tan सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। मतलब इस रेंज में देखोगे 0 से 90 के बीच में सारे के सारे क्या है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना? क्योंकि अभी तक जो तुमने डेटा रटा हुआ है, जो भी वैल्यू रटा हुआ है, तुमने साइन 60 अगर पूछा जाए तो तुम क्या बताते हो? √3/2 या -√3/2? क्या बताते हो? साइन 60 इज √3/2, पॉजिटिव है। तो अभी तक 90 का जो भी तुमने वैल्यू रटा, समझ लो 0 से लेकर के 90 तक जो भी वैल्यू रटा है, कॉस का, साइन का, tan का, कहीं नेगेटिव तुमको दिखा है? नहीं. नहीं दिखा है। तो यहाँ पे क्या है? सारे के सारे 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं इधर, अगर एंगल 90 से ज्यादा हो गया, जैसे इस लाइन से इधर जाओगे, जैसे इस लाइन से इधर जाओगे, अब समझना ये एंगल जो होगा ये 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि 90 तो इतना ही तक था, फिर हम इधर मुड़ गए, इधर क्या हो गया? मुड़ गए। तो मतलब अब जो ट्राइंगल बन रहा है वो कैसा बनेगा? ट्राइंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है। अरे बात समझ में? तो ट्राइंगल अगर ऐसा बनना है तो तुमने मुड़ गया इधर।
अब मुड़े हो तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितने का बनेगा, 90 से ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम, क्योंकि ये अब जब स्ट्रेट लाइन होगा ना तब जाकर के एंगल कितना होगा, 180 होगा। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कितना है क्वाड्रेंट 2 में, मैक्सिमम पॉसिबल कितना है क्वाड्रेंट 2 में, एंगल 90 से 180 के बीच में होगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पे क्वाड्रेंट 2 जो है, यहाँ जो एंगल होगा 90 से लेकर के 180 के बीच में होगा। यहाँ से कहा होगा 0 से लेकर के 0 से 90, 90, ठीक है। इधर कितना होगा 180 से लेकर के 180 से 270 270, इधर 270 270 माइनस 360 360। माइनस नहीं है, वो डैश है, माइनस नहीं है, डैश हाँ हाँ 100 माइनस नहीं, 360। अब समझो ये मेजर हम कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ ना तो ये कौन सा घड़ी चल रहा है, उल्टा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो हमने क्या क्या मेजर करा, एंटी क्लॉकवाइज में 90। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज मूव करता, अगर इसी को मैं ऐसे मूव करूं इस तरीके से, तो क्या होगा, जो थीटा मेजर करेंगे वो माइनस में मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे, माइनस में। मतलब अगर इस लाइन को मैं फोल्ड करूं उल्टा इस तरीके से, तो दिस विल नॉट रिप्रेजेंट थीटा, दिस विल रिप्रेजेंट माइनस थीटा। आ रही बात समझ में। हाँ सर। तो माइनस थीटा कहाँ पे है, माइनस थीटा आ गया तुम्हारा कहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इसको भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा को नेगेटिव में मेजर करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज का या एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि थीटा को हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 के बीच में सारे पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन सबके सब पॉजिटिव। जब हम पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचोगे तो बताओ कौन सा पॉजिटिव होगा, साइन 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 पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होगा तो उसका जो और रिसिप्रोकल है वो भी, हाँ साइन पॉजिटिव है तो उसका रिसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑल, यहाँ पे साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, टेन 10 टेन और कॉट। टैन, हाँ तो अगर टैन है तो उसका रिसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा और टैन का रिसिप्रोकल कॉस होता है, तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव। और लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वहां पे कौन पॉजिटिव होता है, कॉस कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक, तो कॉस पॉजिटिव, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब देखो जो भी रेशियो है ना उसको 2 बार मौका मिल रहा है पॉजिटिव होने का, जो भी रेशियो है उसको कितना बार मौका मिला पॉजिटिव होने का, 2 दो बार बार। 2 बार। 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है, बाकी 2 क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है। साइन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, टेन यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, कॉस इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव। सबको कितना बार मौका मिला पॉजिटिव होने का, 2 बार। सबको नेगेटिव होने का कितना बार मौका मिला, 2 बार, ठीक है। तो मतलब जब एंगल चेंज करेंगे, आप समझो यहाँ से चलना शुरू करा, घूम करके वापस आ गया, तो एंगल कितना होगा, 360 360। यहाँ से ऐसे, हाँ यहाँ से ऐसे चले, घूम के वापस आ गए, फिर अगर मैं यहाँ से चलूं तो एंगल कितना होगा, रिपीट करेगा, यानी 360 से समथिंग ज्यादा। 360 प्लस थीटा। मतलब वो साइकिल अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है ना। साइकिल क्या करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा। तो अगर हम कोशिश कर ले कि हमें 0 से 360 तक का एंगल निकालने आ जाए, 360 तक का एंगल का वैल्यू निकालने आ जाए, तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 360 के बाद सारी चीजें फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। सारी बात समझ में। जब इधर से चलोगे, चला चला आया 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 यहाँ तक पहुंचा, एंगल 360 हो गया, इसको 0 भी बोलते हैं। जैसे ही 360 हुआ, इसके ऊपर जब बढ़ोगे फिर से वही चीज दोहराने लगेंगे, ठीक है। उसको दोहराने से बढ़िया है कि अगर 360 का सारी चीजें हमें पता हो कि कैसे निकालना है एंगल का वैल्यू, तो 360 के आगे जो वैल्यू देगा वो भी हम इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि वो जस्ट क्या है, रिपीटिशन है उसके आगे जो भी चीजें हो रही हैं। क्लियर है, हाँ सर। समझ में आ रहा है। चलो तो समझते हैं कि कैसे निकालेंगे अगर 90 से आगे का कुछ दिया है तो। समझो, अगर हमें दे दिया, उसके से पहले कुछ थोड़ा सा प्लस प्लस माइनस वाला चीज पढ़ लेते हैं, फिर ये वाला चीज थीटा वाला जो चीज है वो पढ़ेंगे। समझो, इसको लिखेंगे प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज में जो भी है हमें साइन और कॉस का ज्यादा जरूरत पड़ता है, tan का बहुत कम पड़ता है। तो साइन और कॉस पे ज्यादा ध्यान देंगे, साइन और कॉस को कैसे चेंज करना है तो उस पे ज्यादा ध्यान देंगे। tan जो है बहुत ही कम यूज होता है, ठीक है। तो देखो अगर साइन हमें लिखा हुआ साइन a प्लस बी अगर लिखा हुआ है, क्या हुआ है इस बार जो एंगल है ना वो ब्रेक करके लिखा हुआ है। एंगल को कैसे लिख रहा है, ए और बी यानी दो एंगल के सम के फॉर्म में लिख रहे हैं। साइन ए और साइन बी लिख रहे हैं, तो इसको एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, साइन ए कॉस बी कॉस साइन ए ए साइन cos बी। b प्लस cos a sin b। कॉस ए साइन बी, ठीक है। और अगर साइन साइन की जगह फिर से कॉस आ गया तो कॉस क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस cos a cos b साइन ए माइनस साइन sin बी। a sin b। ये सबको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये भी नहीं आ रहा है कि सर ये चीज तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। या फिर टैन के लिए अभी छोड़ रहे हैं, टैन पता होगा बहुत लोगों को, यूज नहीं होता इसलिए अभी के लिए छोड़ रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ अगर साइन 2a लिखा हुआ है, साइन 2a लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, साइन टू 2a का साइन ए मतलब है ना, टू साइन हाँ ए कॉस ए। ए की बी की जगह भी हमने ए लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए कॉस प्लस ए प्लस नहीं, सॉरी टू साइन ए कॉस ए। साइन, हाँ एक मिनट, 2 साइन ए कॉस कॉस ए, हाँ ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ ना इसका बहुत ही जरूरत पड़ता है। ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत कम मिलेंगे लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही cos 2a जो है, cos 2a इसका भी कॉस बहुत स्क्वायर ज्यादा ए यूज होता है। माइनस इसको साइन ब्रेक कर स्क्वायर दो, ए। इसका कितना होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझो साइन ए को प्रॉपर्टी एक और होता है उसमें कन्वर्ट करके अगर कॉस लिखोगे स्क्वायर ए माइनस इस वन। साइन में 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर बोलो वन माइनस 1 टू माइनस साइन स्क्वायर ए। 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी, ये जो मैंने लिखा हुआ है साइन और कॉस के बारे में, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये यूज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली यूज होता है। tan वाला नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइन कॉस का जो वैल्यू है वो याद होना चाहिए। tan जहाँ पे यूज होना होगा वहां पे मैं ब्रैकेट में लिख के कोने में लिखा दूंगा, हो जाएगा। लेकिन ये चीज जो है ये नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ सर। मिटा दो इसको, आप समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कितना होता है वन। 1 होगा। One. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा 1 होगा। और इसी से दो और निकल के आता है। अगर इसको साइन से डिवाइड कर दूं, इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो साइन स्क्वायर से इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो यहाँ से एक और टर्म निकल के आता है। अगेन इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो एक और नया प्रॉपर्टी निकल के आता है। मेन प्रॉपर्टी जो है क्या है, ये है। अगर ये याद रख रहे हो तो बाकी का जो दो है वो भी याद रख लोगे, वो आ जाएगा सिंपली, ठीक है ना। जैसे इसको साइन से डिवाइड करूंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन कॉट स्क्वायर बाई स्क्वायर कॉस, ए। कॉस स्क्वायर कितना हो जाता है, कॉस स्क्वायर बाई कॉट साइन स्क्वायर होता है कॉट स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर है। अब साइन से डिवाइड करते हैं, ये 1 बाई साइन स्क्वायर आया तो इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा cos cos स्क्वायर स्क्वायर। स्क्वायर, ए। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है तुम्हारा, इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इसी से बाकी का दो आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी ट्रिगो में तुमको पता होना चाहिए। अब चलते हैं जो एंगल से बातें हम कर रहे थे, एंगल के रिलेटिव में जो हम बात कर रहे थे कि एंगल अगर 90 से ज्यादा दे दिया तो हम कैसे करेंगे, समझो। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे थीटा बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा किसके बीच में है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमें लिखा हुआ है ऐसे साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में देखना कितने तरीके से हम पहुंच सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हो या तो साइन 90 प्लस थीटा से। अगर 90 प्लस थीटा दिया हुआ है यानी तुम कहाँ पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, ठीक है ना। थीटा 90 से कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थीटा हेलो।
हेलो सर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, बट वीडियो नहीं आ रहा। ठीक। कट रहा है क्या? हाँ आवाज ठीक कट है, कट के आ रहा अब ठीक है। है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमसे पूछ दिया साइन 135 का, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम 0 से लेकर के 360 तक का वैल्यू रट के रखोगे, मुश्किल है, कितना याद रखोगे। लेकिन इसके लिए हम बना सकते हैं कि इसको हम लिख दें ऐसे, साइन 90 + 45। तो अगर साइन 90 + 45 को was 1/50 सीधे साइन थीटा रहेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर साइन साइन की जगह फिर चेंज कर दो, कॉस आ गया, अगर कॉस 180 - थीटा है तो क्या लिखोगे? माइनस कॉस सेकंड थीटा। क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, तो माइनस कॉस थीटा। अगर ऐसे ही tan 180 - थीटा है तो क्या लिखोगे? tan नेगेटिव होता है तो tan थीटा। माइनस tan थीटा। ठीक है। तो ये सब याद रहेगा, कर लोगे इजिली। यहाँ पे दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव है, और यहाँ पे जो एंगल रखा हुआ है वो इवन मल्टीपल है साइन का, इवन मल्टीपल है 90 का, या ऑड मल्टीपल है 90 का। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा। और अगर ऑड मल्टीपल है, सॉरी इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, ऑड मल्टीपल है तो चेंज होगा। ठीक है। हाँ सर। चलो, तो आप आज तक आप भी इतना ही तक रखते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स में अभी ग्राफ बचा हुआ है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, आज के क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।